बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से अपने हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले कुछ वीडियो आपको समझ में आए होंगे, आपने पढ़ा होगा। और जैसा कि मैं इंतज़ार कर रहा हूं, अगर आपके कुछ डाउट हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे नेशनल इनकम पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमें ज़रूरी है ये जानना कि सिटीजनशिप क्या होता है। जैसे कि अगर मैं अपने देश की बात करूं तो कोई विदेशी मेरे यहाँ पे अगर पैसा कमा रहा है तो मैं उसकी इनकम को अपनी इनकम नहीं कह सकता। सेम अगर मेरे देश का कोई बंदा विदेश में जाके पैसा कमा रहा है तो वो विदेशी उसको अपनी इनकम का हिस्सा नहीं कह सकते। तो बच्चों, मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट करूं इससे पहले ये बताना ज़रूरी समझता हूं कि आप ये समझें कि सिटीजनशिप एग्जैक्टली क्या है। तो सिटीजनशिप का मतलब है कि मुझे कौन सी इनकम को हमारी नेशनल इनकम में कैलकुलेट करना है और कौन सी इनकम को हमारे नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको ये समझाऊं इससे पहले आप जो है क्लियर रहिए कि आपको समझना है सिटीजनशिप। तो बेटा, सिटीजनशिप समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं अमित बैनर्जी क्यों इंडियन हूं। मैं इसलिए इंडियन हूं क्योंकि मैं जन्मा हूं भारत में, इसलिए मैं इंडियन हूं। तो अगर सिटीजनशिप की बात करें तो सबसे बेसिक रूल होता है कि आप उस देश में जन्मे हों। ठीक है, आपका बर्थ कंट्री वो होना चाहिए। तो पहली चीज मैं आपको बता दूं कि ये एक लीगल बेस्ड टर्म है। सिटीजनशिप इज बेसिकली लीगल कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ द पर्सन। ये लीगल टर्म किस बेस पे है? आप किस देश में जन्म ले रहे हो। फिर आप आगे समझना, इट मीन्स इंडियन सिटीजनशिप कैन अराइज इन टू वेज। सिर्फ बर्थ ही नहीं, बर्थ के अलावा कुछ लीगल प्रोविजंस भी होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ग्रीन कार्ड। तो ग्रीन कार्ड क्या है? एक यूएस में जब आप जाते हो तो वहां पे आपको ग्रीन कार्ड मिलता है। क्या ग्रीन कार्ड का मतलब ये है कि आपने बर्थ यूएस में लिया है? नहीं, आपने बर्थ किसी और कंट्री में लिया होगा, लेकिन ग्रीन कार्ड मिलने का मतलब है कि यूएस ने आपको परमिट किया उस देश में रहने के लिए एज अ सिटीजन। तो ग्रीन कार्ड क्या है? एक लीगल प्रोविजन है। तो मैंने आपसे कहा दो बातें ध्यान रखना। पहला, या तो आप उस देश में जन्म लेने चाहिए या आपको उस देश के लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए आपको सिटीजनशिप मिली हो। तो पहली चीज मैंने आपसे क्या कहा कि प्लेस ऑफ बर्थ, इट इज बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ या लीगल प्रोविजंस अलाउइंग अ पर्सन टू बिकम सिटीजन। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो हुआ क्या बच्चे? It means Indian citizenship can arise in two ways. First, when a person is born in India, तो भारतीय कौन कहलाएगा? इंडियन वो कहलाएगा जो भारत में जन्म लिया है या एक कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए उसे हमारे देश का नागरिक माना गया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे सिंगर है जिनका नाम अदनान सामी, आप जानते होंगे। उन्हें भारत ने अपना नागरिक माना है। ठीक है, तो वो अब इंडियन कह सकते हैं खुद को। सेम हमारे कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, कुछ एक्टर्स हैं जो हमारे देश के साथ साथ कुछ फॉरेन कंट्रीज के भी सिटीजन कहलाते हैं, क्योंकि उन्होंने वहां की सिटीजनशिप एक्सेप्ट की है और उस कंट्री ने उन्हें वहां का सिटीजन माना है। ठीक है, तो दो बातें आपको पता चल गई। पहला, उस देश में जन्म लेगा या कुछ लीगल प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो वहां का सिटीजन कहलाएगा। ठीक है, हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब नॉर्मल रेसिडेंट कौन है? नॉर्मल रेसिडेंट वेदर अ पर्सन, एक इंडिविजुअल हो सकता है, और एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है। अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। बच्चों, क्या आपको याद है इकोनॉमिक टेरिटरी क्या होता है? क्या आपको याद है? हमने लास्ट लेक्चर में
इकोनॉमिक टेरिटरी को बहुत डिटेल में समझा है और समझाया है। तो मुझे उम्मीद है कि इकोनॉमिक टेरिटरी समझने में आपको दिक्कत नहीं। इकोनॉमिक टेरिटरी मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि इकोनॉमिक टेरिटरी यानी कि जहां पे भी हमारा भारतीय काम कर रहा है, वो अगर हमारे देश में काम कर रहा है तो भी हमारी इनकम का पार्ट है, और वो अगर कहीं विदेश में काम कर रहा है तो भी हमारी इनकम का पार्ट है। तो हमने क्या कहा, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। नॉर्मल रेसिडेंट इज अ पर्सन और इंस्टीट्यूशन। ये एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ये एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है। ये एक इंडिविजुअल पर्सन है या एक इंस्टीट्यूशन, मान लो रिलायंस है, मान लो टाटा है, या कोई और कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो इट मे बी अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। आपको क्या रखना है? याद। जैसा कि मैं आपसे कई बार कहता हूं कि बच्चों बस कुछ टर्म याद कर लो, कुछ कीवर्ड्स याद कर लो, सेंटेंस आप अपने आप बना लोगे। ठीक है, तो कीवर्ड्स क्या हुआ? अगर आपसे पूछा जाएगा रेसिडेंट, आपसे सीबीएसई क्वेश्चन पूछती है कि एक्सप्लेन रेसिडेंट, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। याद करना है पहला टर्म। दूसरा क्या बोला? हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दूसरा टर्म इज लाई इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री, यानी उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? हमारे देश में होना चाहिए। अगर टाटा कहीं विदेश में कोई कंपनी एक्वायर कर रही है, रिलायंस कोई बिजनेस अपना इंग्लैंड में या यूएस में स्टार्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसा इंग्लैंड में रख के चला आएगा। वो पैसा लेकर कहाँ आएंगे? वो पैसा लेकर हमारी देश में आएगा। यानी वो बंदा कहीं भी काम कर रहा है, हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी के अंदर काम कर रहा है, या वो यूएस में काम कर रहा है, या वो यूके में काम कर रहा है, कोई इंडिविजुअल या कोई इंस्टीट्यूशन, तो वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी का हिस्सा है, और उस हिस्से में जो भी पैसा हमारे देश में लेके आ रहा है वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा। ठीक है, गुड। दूसरा पॉइंट समझो, द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंप्लाइज इन टू थिंग्स। ठीक है, क्या बोला? द रेसिडेंट लिव्स और लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी। मैंने अभी आपसे कहा कि वो कहीं भी बाहर कमा रहा होगा तो भी पैसा अपना है, अगर अपने देश का पैसा है तो हमारा रेसिडेंट है। तो पहली चीज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी हमारे जम्मू से लेकर के कन्याकुमारी तक अगर वो काम कर रहा है तो वो पैसा हमारा है, वो बंदा हमारा है। ठीक है, काम कर रहा है। याद रखना एक बात और, काम कोई विदेशी भी कर सकता है, लेकिन भाई वो पैसा हमको दे के जाएगा नहीं, हमारे देश को दे के जाएगा नहीं, वो पैसा लेके चला जाएगा। तो वो बंदा जो हमारे यहाँ काम कर रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे देश में है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहली चीज क्या? लोकेटेड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर वो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में 1 साल से ज़्यादा काम कर रहा है तो भी वो हमारा रेसिडेंट कहलाएगा, इवन दो इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका हमारे यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भी रेसिडेंट कहलाएगा। फिर द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग स्पेंडिंग फ्रॉम दैट लोकेशन। क्या है कि सिर्फ कमाना ही नहीं है, आप कमा तो रहे हो, अरे मेरे भाई कमाओगे तो खर्चा भी तो करोगे ना। हमने पहले से ये टॉपिक डिस्कस किया था कि पैसा आएगा तो पैसा जाएगा भी, और पैसा वो कमा रहा है और कमाने के साथ ही साथ क्या होना चाहिए? वो पैसे को खर्च भी कर रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट हमारी टेरिटरी में है। दूसरा, हमारी टेरिटरी में होने के साथ ही साथ वो, और दूसरा पॉइंट क्या बोला? दूसरा पॉइंट वो 1 साल या उससे अधिक समय के लिए यहाँ रह रहा हो। तीसरा पॉइंट क्या बताया? कि वो खर्चा भी यहाँ पे करता हो। वो हमारा कौन कहलाएगा? नॉर्मल रेसिडेंट या रेसिडेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं बच्चों। एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट एंड सिटीजनशिप। देखो, हमने नॉर्मल रेसिडेंट भी डिस्कस किया और हमने नॉर्मल रेसिडेंट डिस्कस करने के साथ ही साथ हमने सिटीजन भी डिस्कस किया। अब ये समझो कि नॉर्मल रेसिडेंट और सिटीजन में क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता दूं, अ पर्सन बिकम्स अ नेशनल ऑफ द कंट्री। नेशनल मतलब क्या है बच्चे? सिटीजन। नेशनल ऑफ अ कंट्री
because he was born in the country or on the basis of some other legal criteria। ठीक है, तो कौन नेशनल है, कौन सिटीजन है? नेशनल वो सिटीजन वो बंदा है जो कि आपके यहाँ पे जन्म लिया या किसी और वजह से आपके यहाँ पे उसको सिटीजनशिप मिली, नेशनैलिटी मिली। ठीक है, दूसरा क्या है? अ पर्सन ट्रीटेड रेसिडेंट ऑफ कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया। इकोनॉमिक क्राइटेरिया मतलब वो कमा रहा है और कमाने के बाद हमें पैसा दे रहा है। ठीक है, चलो तीसरा क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट अ रेसिडेंट मस्ट ऑल्सो बी द national of the country, even foreigners can be the resident if they pass the above stated economic criteria। ठीक है, एक फॉरेनर भी हमारे यहाँ के रेसिडेंट कहला सकते हैं अगर उन्होंने कुछ बेसिक प्रोविजंस पूरा कर लिया हो। फिर नेक्स्ट टॉपिक में आओ बच्चों, कुछ चीजें हैं नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो नॉर्मल रेसिडेंट में कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जो इंक्लूड नहीं होती हैं, तो वो क्या है? नॉर्मल रेसिडेंट में कुछ कैटेगरीज इंक्लूड नहीं होती हैं, वो क्या है? जैसे मान लो अगर कहीं आप विदेश में घूमने जाते हो, अगर आप विदेश में घूमने जाते हो तो क्या वहाँ पे जा कर के आप बोलोगे कि भाई ये देश मेरा है? नहीं। या कोई आपके देश में घूमने आ रहा है तो क्या वो आके बोलेगा कि नहीं भाई ये देश मेरा हो गया? या आप वो खर्च कर रहा है, वो हमारे देश में आ रहा है, बोलो सर वो हम एक यूएस वाला टूरिस्ट आया, आकर के उसने बहुत सारी चीज़ें खाई, बहुत सारा खर्च किया, फुल्की भी खाई, टिकिया भी खाया, तो खर्चा भी कर रहा है, तो सर वो हमारा सिटीजन क्यों नहीं है? तो बच्चों मैं फिर से आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं कि वो विदेशी यहाँ पे आके खर्च कर रहा है तो वो आपका रेसिडेंट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है। तो कुछ कहानियाँ हम लोग फिर से समझेंगे, वो ये कि कौन हमारे नेशनल नॉर्मल रेसिडेंट में कंसिडर नहीं किए जाते। तो पहला, फॉरेन विजिटर्स। कोई फॉरेन विजिटर आपके या कोई पढ़ने आया आपके यहाँ पे, या कोई मेडिकल फैसिलिटी के लिए आया, या कोई इंडियन किसी देश में गया कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, या कोई फॉरेनर आपके देश में आया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो हमारे यहाँ के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। फिर कोई स्पोर्ट्स इवेंट होता है, बिजनेस होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर्स, हॉलीडे एटसेट्रा, कॉन्फ्रेंस, तो वो सब हमारे नॉर्मल रेसिडेंट नहीं कहलाएंगे। फिर क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल्स, कमर्शियल ट्रैवलर्स एंड सीजनल वर्कर्स इन द कंट्री। सीजनल वर्कर्स का मतलब क्या हो गया? जैसे बच्चे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे देश होते हैं या कुछ ऐसे देश के बंदे हैं जो हमारे यहाँ पर के कुछ सीजनल आके काम कर रहे हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि कुछ नेपाल के कुछ बंदे आ रहे हैं जो कि जाड़े में हमारे यहाँ पे आकर स्वेटर, जैकेट एक्सेट्रा बेच रहे हैं, या कुछ और बाहर के देश के बंदे आ रहे हैं जो हमारे यहाँ पे आके कुछ बेच रहे हैं। तो इसका मतलब वो सीजनली आके काम कर रहा है, लेकिन वो बंदा हमारे यहाँ का रेजिडेंट ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो आपको मेरे ख्याल से फिर से समझ में आ गई होगी बात। क्या समझ में आया? पहला, फॉरेन विजिटर्स नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होते हैं। हॉलीडे, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडी टूर्स, कॉन्फ्रेंस एटसेट्रा के लिए आए हुए बंदे हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। या कोई क्रू मेंबर है किसी फॉरेन वेसल्स में, या कमर्शियल ट्रैवलर्स हैं, या सीजनल वर्कर्स हैं, वो भी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाएंगे। ठीक है, चलो तो आपको मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। फिर हम लोग आते हैं, अगला क्या है? ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस ऑफ फॉरेन कंट्री। ये भी आपके नॉर्मल रेजिडेंट नहीं माने जाते हैं। इंटरनेशनल बॉडीज लाइक वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। WHO हमारा WHO या कोई भी ऐसा बैंक, कोई फॉरेन बैंक या कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो आपके यहाँ पे काम कर रहा है, वो आपका रेजिडेंट नहीं है। ठीक है, ठीक है। फिर foreigners who are employee of non-resident enterprise and who have come to the country for the purpose of installing machinery। आपने जर्मनी से एक मशीन खरीदी, आपने जर्मनी से एक मशीन खरीदी, अब उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए कुछ विदेशी बंदे आते हैं उस मशीन के साथ, या वो डिलीवरी करने के लिए आपके पास आते हैं।
अगर वो कुछ विदेशी आपके साथ आ रहे हैं या डिलीवरी के लिए आपके पास पहुंच रहे हैं तो वो भी नॉर्मल रेसिडेंट के पार्ट नहीं होंगे। ठीक बच्चों, फिर नेक्स्ट क्या है, देखो एक मिनट, हम लोग अगले टॉपिक में बाद में आते हैं, पहले हम एक यहाँ तक की बातें एक बार फिर से समझ लेते हैं कि आपने नॉर्मल रेसिडेंट समझ लिया है, नॉर्मल रेसिडेंट कौन होते हैं, सिटीजन कौन होते हैं और कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट में इंक्लूड नहीं होते। बच्चों देखो, इसके अलावा हम लोग एक टॉपिक और पहले डिस्कस कर चुके हैं, जैसे डोमेस्टिक टेरिटरी वगैरह। ठीक है, अब हम लोग जो आगे समझ रहे हैं, कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, कुछ बेसिक की टर्म्स हैं जो हमें आगे यूज़ आ सकते हैं, आएंगे किसमें, हमारे नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में। ठीक है, तो हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन अपने अगले 2 वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम पहले एग्रीगेट पढ़ेंगे, दूसरा हम लोग मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन सीखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं और कुछ टर्म और हैं, इसको भी आप समझ लो। जैसे अगला है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होता है बच्चों? मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये टॉपिक आपको समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप पहले से जानते हो कि सर फाइनल गुड्स का मतलब क्या है। फाइनल गुड्स का मतलब वो है जिसने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है। आपको पहले से पता है कि फाइनल गुड्स क्या होता है, तो बिल्कुल वही फाइनल गुड्स का मतलब यहाँ भी है, उसमें कोई मीनिंग अलग नहीं है, दोनों की, दोनों सेम कॉन्सेप्ट है। यानी फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स का मतलब वो सामान जिसने की बाउंड्रीज क्रॉस कर ली है प्रोडक्शन की, यानी अब वो मार्केट में बिकने को तैयार है। ठीक है, तो फाइनल गुड का मतलब क्या है? दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर पर्सनल कंजम्पशन। ठीक है, पर्सनल कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया बच्चे? यानी कि हम खुद जो अपने कंजम्पशन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड परचेज्ड बाय कंज्यूमर हाउस होल्ड, और इफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन like building machinery purchased by a firm. These are final goods. ठीक है, in other words, final goods are those which require no further processing. इस बात को याद रखना कि final goods क्या है? जो कि which require no further processing. ठीक है, फर्दर प्रोसेसिंग की ज़रूरत इन्हें नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं मान लो दूध खरीद रहा हूँ, ठीक है, या मान लो मैंने खोआ खरीदा, तो भाई मैं खोआ खरीदूंगा तो उसका मैं मिठाई बनाऊंगा, और मिठाई बनाऊंगा तो मेरा पर्पस उसे बाज़ार में बेचना नहीं होगा। अगर मैं खोआ खरीदता हूं तो उसका पर्पस मुझे मिठाई बना के बाज़ार में बेचना नहीं होगा। यानी उसका क्या है कि वो बनेगा और उसको हम पर्सनली कंज्यूम, उसको हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, और यूज़ करेंगे, या फाइनल गुड्स वो कहलाएगा, याद रखना, फाइनल गुड्स वो कहलाएगा जिसका फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि वो मिठाई बन गई तो अब मिठाई बनने के बाद उसको हमें कुछ और नहीं बनाना। खोआ बन गया तो उसको बनाने के बाद हमें कुछ और नहीं बनाना, और अगर उसे हम यूज़ कर रहे हैं तो अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे आते हैं, नो फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर अवेलेबल इन अ इकोनॉमी फॉर कंजम्पशन पर्पज। मैंने अभी क्या कहा? फॉर कंजम्पशन पर्पज, यानी कि इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि उसे हम क्या कर सकें? कंजम्पशन पर्पज के लिए यूज कर सकें, फॉर कंजम्पशन पर्पज। ठीक है बच्चों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि इसका यूज हम अपने कंजम्पशन के लिए करें, ना कि उसको रीसेल के लिए, ठीक है, या ना कि उसको बेचने के लिए करें। ठीक, और इन्वेस्टमेंट, दीज गिव डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बाउंड्री, इफ अ गुड क्रॉसेस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट एंड रीचेस टू द फाइनल कंज्यूमर। जैसा कि मैंने अभी कहा कि प्रोडक्शन बाउंड्रीज उसने क्रॉस कर ली है और अब क्या है, वो फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंच रही है उसके कंजम्पशन के लिए। ठीक, तो वो भी हमारा क्या है? फाइनल गुड्स है। तो फाइनल गुड्स आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स या इंटरमीडिएटी गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब क्या है बच्चों? देखो, जब केक बन रहा होता है तो जाहिर सी बात है, केक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें मैदा चाहिए। केक बनने के लिए हमें क्या चाहिए? मैदा चाहिए।
मैदा बनने के लिए कुछ फूड ग्रेन्स चाहिए होता है। अब ये जो मिलर मैदा बना रहा है, इसने क्या किया, मैदा बना के क्या वो अपने यूज़ के लिए बना रहा है? नहीं, उसने बनाया और उसने एक बेकरी को वाले को बेच दिया, एक बेकर को उसने बेच दिया। जब उसने एक बेकरी वाले को बेचा तो बेकरी वाले ने क्या किया, उसका केक बना के अपने खाने के लिए बना रहा है क्या? नहीं, वो केक क्यों बना रहा है? वो केक बना रहा है किसी अगले को देने के लिए। तो होता क्या बच्चों, एक बात समझना, जैसा कि मान लो एक फार्मर है, एक फार्मर क्या कर रहा है, फूड ग्रेन को मिलर को बेच रहा है। फार्मर क्या कर रहा है, फूड ग्रेन मिलर को बेच रहा है। मिलर क्या कर रहा है, एक बेकर को बेच रहा है, और बेकर क्या कर रहा है, केक बना रहा है और कंज्यूमर को बेच रहा है। बच्चों इसको समझना, आगे भी ये हमारे एक टॉपिक यूज में आएगा। तो ये जो कंज्यूमर को बेचा, क्या बेचा इसने, केक बेचा। और केक में क्या यूज हुआ, केक में यूज हुआ मैदा। ये मैदा कौन बनाया, मिलर। और ये जो यूज हुआ मैदा, ये क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। आपने मिठाई बनाई, मिठाई बनाने के लिए खोआ बनाया, खोआ बनाने के लिए दूध लिया, तो ये दूध और खोआ क्या है मिठाई के लिए, इंटरमीडिएट गुड्स है। ये दूध और खोआ क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। ठीक है, आपने गाजर का हलवा बनाया, गाजर का हलवा बनाने के लिए आपने गाजर यूज़ किया। शायद थोड़ा सा खाने पीने की बातें ज़्यादा हो रही हैं, तो मैं वापस से टॉपिक में आता हूँ। वो टॉपिक क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। और बच्चों बस याद इतना रखना है कि आपने जो भी एक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज़ किया, वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। प्रोडक्शन प्रोसेस याद रखना बच्चों, फिर से प्रोडक्शन प्रोसेस फाइनल गुड्स का लेंगे, ना कि उससे पहले। आप बोलो सर फार्मर ने मिलर को बेचा तो उसने तो मैदा बना दिया ना, तो बिल्कुल सही बनाया बेटा। मिलर ने मैदा बनाने के लिए जो भी फूड ग्रेन यूज़ किया, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर मैदा। ठीक है, और फिर जो बेकर ने मैदे के लिए यूज की, जो बेकर ने केक के लिए यूज किया, वो कहलाया उसका इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में रहनी चाहिए। तो बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, दीज आर गुड्स दैट यूज्ड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जांपल सुगर यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, तो ऐसे कुछ कहानियां, फर्दर प्रोसेसिंग, रीसेल इन द सेम ईयर, या आगे बेचो बाद में बेचो, लेकिन बेचो। ठीक है, उद्देश्य क्या है, बेचो। फिर अगला, इन अदर वर्ड्स इंटरमीडिएट गुड्स आर वन विच रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर नॉट अवेलेबल इन द इकोनॉमी फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। यानी ये डायरेक्ट कंजम्पशन के लिए यूज नहीं होता। ये क्यों यूज होता है, ये आगे कुछ फर्दर प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, दीज गुड्स गिव्स इनडायरेक्ट सेटिस्फैक्शन टू अ कंज्यूमर। भाई गाजर देख करके खुशी मिलती है कि हलवा बनने वाला है। ठीक है, और हलवा बनता है तो डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, गुड। फिर आ जाते हैं बच्चों हम लोग अगले टॉपिक में। अब अगर आप प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन की बात करोगे तो फाइनल गुड्स, मैंने बताया कि भाई जो फाइनल गुड्स यानी कि उसने एक इमेजिनरी लाइन क्या किया है, क्रॉस कर लिया है। उसने एक इमेजिनरी लाइन क्या किया है, क्रॉस कर लिया है। और अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों ये बताओ इंटरमीडिएट गुड्स ने क्या किया, बाउंड्रीज क्रॉस की होगी या नहीं होगी, तो मेरे बच्चों आपको बिल्कुल पता होगा कि सर इसमें जोश वाली कोई बात नहीं है, बाउंड्री पार नहीं की होगी उसने बाउंड्री पार नहीं की होगी। यानी कि जो भी इंटरमीडिएट गुड्स की कंडीशन होगी वो अभी फाइनल कंजम्पशन के लिए नहीं है। ठीक है, तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बाउंड्रीज, इसने क्या किया, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन बाउंड्रीज इफ गुड्स डज नॉट क्रॉस द इमेजिनरी लाइन अराउंड द प्रोडक्शन यूनिट। ठीक है, ठीक है। तो चलो ये फिर समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आ गया, फाइनल गुड्स समझ में आ गया, नॉर्मल रेसिडेंट समझ में आ गया, सिटीजनशिप समझ में आ गया। तो इसका मतलब मैं ये मान के चलूँ कि हमारा आज का लेक्चर आपको थोड़ा समझ में आया। जैसा कि मैं आपसे हर बार कहता हूँ, जो डाउट है कमेंट में भेज सकते हो, या हमारे नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो आप फिर से मुझसे पूछो कि सर नंबर कौन सा है, तो बच्चों मैं फिर आपको बता दे रहा हूँ, नंबर ये दिया हुआ है। ठीक है, थैंक्स बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग एग्रीगेट इनकम और नेशनल इनकम कंप्यूटेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।